जापान से लगभग 100 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में 5 से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जहां से बहरी जहाज और इवन हवाई जहाज भी गुजरने से कतराते हैं। इस एरिया को द डेविल सी, डेविल्स ट्रायंगल या फिर ड्रैगन ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस ट्रायंगल की एक खास बात ये भी है कि ये बरमुदा ट्रायंगल के बिल्कुल ऑपोजिट है और ये दोनों ट्रायंगल्स ऐसी पोजीशन पर हैं कि हमारी जमीन की 25th पैरेलल लाइन इन दोनों को एक ही जगह से कट करती है। इस एरिया के बारे में बहुत से वाकयात मशहूर हैं कि यहाँ पर बहुत सी शिप्स और हवाई जहाज हमेशा के लिए गुम हो गए और उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसी वजह से 1950s में जापानीज गवर्नमेंट ने इस सारे एरिया को शिपिंग के लिए इंटेंस डेंजर जोन भी डिक्लेयर किया। वैसे तो जापानीज कल्चर में इस एरिया के बारे में हजारों साल पुरानी कहानियां भी हैं, जिनमें ये बताया गया है कि यहाँ समुद्र के नीचे कोई ड्रैगन जैसा जानवर रहता है और इसीलिए ये ड्रैगन्स ट्रायंगल के नाम से भी मशहूर हुआ। 20th सेंचुरी में ये एरिया तब लाइमलाइट में आया जब अगस्त 1945 में जापानीज एयरफोर्स का एक जहाज टोक्यो के साउथ में फिलीपीन सी से गुजर रहा था कि अचानक उसने कंट्रोल टावर को एक अजीब सा मैसेज भेजा कि आसमान अजीब सा हो रहा है, आसमान खुल रहा है, ये आसमान को क्या हो रहा है। और ये इस पायलट के आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद कंट्रोल टावर का इस जहाज से राब्ता कट गया और ये जहाज दोबारा कभी नहीं मिला। इसके बाद भी इस एरिया में ऐसे बहुत से वाकयात होते रहे। 1952 में जापानीज गवर्नमेंट ने कायो मारू नंबर 5 नाम की एक मिलिट्री शिप को इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा, लेकिन ये शिप भी यहाँ पर गायब हो गई और दोबारा कभी नहीं मिली। इस शिप पर 31 रिसर्चर्स थे जिनका कोई सुराग नहीं मिला। जापानीज गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि ये शिप शायद अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से तबाह हुई है, लेकिन इस शिप का कोई मलबा नहीं मिला। उस वक्त जापान के सबसे बड़े न्यूज़पेपर योमियोरी शिंबुन ने इस एरिया का मैप छापा और बताया कि 1945 से 1950 के बीच यहाँ पर 9 से ज्यादा शिप्स गायब हो चुकी हैं। 4 जनवरी 1955 को एक जापानीज शिप शिनियो मारू नंबर 10 इधर जापानीज आइलैंड मिकुराजिमा के पास से गुजर रही थी कि उसका भी कंट्रोल टावर से राब्ता कट गया। खैर 12 दिन बाद ये शिप मिल तो गई, लेकिन इस शिप पर सवार लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि वो इतने दिन रेडार से गायब रहे हैं। और कुछ आर्टिकल्स में ये भी छपा कि इस शिप पर मौजूद कुछ लोगों ने कुछ अजीब सी स्टेटमेंट्स भी दी जो कभी वेरीफाई नहीं हो सकी। बट ये एरिया अब पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनने लगा। 1970s में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस एरिया को द डेविल्स सी का नाम दिया। फिर इस एरिया पर बहुत सी मूवीज भी बनी जैसे गॉडजिला और रेगो वगैरह। फिर 1999 में एक अमेरिकन पैरानॉर्मल राइटर चार्ल्स बर्लिट्स ने इस डेविल सी पर एक किताब लिखी और उसका नाम रखा द ड्रैगन्स ट्रायंगल। इस किताब में बहुत से समुद्री जहाजों का जिक्र था जो इस ड्रैगन ट्रायंगल में आकर गायब हो गए थे। इसके बाद बरम्यूदा ट्रायंगल की तरह ये ड्रैगन ट्रायंगल भी वेस्ट में पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गया। लेकिन अब यहीं पर एंट्री होती है एक और अमेरिकन राइटर लैरी कुश की। लैरी ने एक बुक पब्लिश की बरमुदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड और उसमें इन सारी मिथ्स को डिसमिस किया जो बरम्यूदा ट्रायंगल के बारे में मशहूर थी। लैरी ने बताया कि बरमुदा ट्रायंगल हकीकत में कुछ नहीं है और ये सिर्फ एक आम सी जगह है और यहाँ पर उतनी ही शिप्स लापता हुई हैं जितनी दुनिया के किसी भी और समुद्र में लापता होती हैं। इसी किताब में उन्होंने इस डेविल सी या ड्रैगन्स ट्रायंगल का भी जिक्र किया और चार्ल्स बर्लिट्स के बहुत से क्लेम्स को चैलेंज किया। लैरी ने जापानीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को खत लिखे ये जानने के लिए कि क्या वाकई जापानीज गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एरिया डेजिग्नेट किया हुआ है जहां से शिप्स को नहीं गुजरने दिया जाता। साथ ही में इन्होंने ये भी जानना चाहा कि जिन शिप्स का जिक्र चार्ल्स बर्लिट्स ने अपनी किताब में किया था उनकी हकीकत क्या है। जब जापानीज गवर्नमेंट का जवाब आया तो वो चार्ल्स बर्लिट्स की बातों के बिल्कुल ऑपोजिट था। जापानीज गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया कि ना तो कोई डेविल सी है, ना कोई ड्रैगन ट्रायंगल है और ना ही इसकी कोई लिमिटेशन है। लैरी ने पूछा कि फिर आपने इस एरिया को डेंजर जोन क्यों कहा हुआ है और जहाजों को इधर गुजरने से क्यों मना किया हुआ है। तो इसके जवाब में जापानीज गवर्नमेंट ने जो डेंजर जोन शेयर किया वो सिर्फ 10 मील का एक एरिया था जो इस जापानीज आइलैंड के पास था और इसकी भी डेंजर जोन की वजह ये थी कि यहाँ पर कुछ अंडर वाटर वॉल्केनोज थे और कुछ जगहों पर पानी के नीचे नुकीले पत्थर थे जिससे टकराने की वजह से शिप्स डूब जाती थी। इसी तरह वो जो 9 समुद्री जहाज यहाँ पर गुम हुए थे उस पर जापानीज गवर्नमेंट ने कहा कि वो सब कोई बड़े समुद्री जहाज नहीं बल्कि छोटी मोटी शिप्स थी और जिन डेट्स पर ये शिप्स लापता हुई थी तब यहाँ पर जबरदस्त तूफान आया हुआ था। जबकि चार्ल्स बर्लिट्स ने अपनी किताब में लिखा था कि ये शिप्स जब लापता हुई
तो समुद्र बिल्कुल पुरसुकून था और कोई तूफान नहीं था। तो चार्ल्स बर्लिट्ज के दावों और जापानीज गवर्नमेंट के जवाब में बहुत फर्क था और ऐसा महसूस होता था कि जैसे बर्म्यूदा ट्रायंगल की तरह ये ड्रैगन ट्रायंगल भी फैक्ट से ज्यादा फिक्शन है। लेकिन इसी ड्रैगन ट्रायंगल में एक ऐसा राज भी छुपा हुआ है जिसको साइंस भी नहीं झुठला सकती, और ये राज है जापान से 550 किलोमीटर दूर योनागुनी आइलैंड के पास डूबा हुआ एक तारीखी शहर जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज इन द हिस्ट्री ऑफ अंडर वाटर आर्कियोलॉजी कहा जाता है। 1987 में कुछ डाइवर्स यहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे कि उन्होंने 60 फीट नीचे समुद्र में एक अजीब सा स्ट्रक्चर देखा। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था। जिस तरह इन पहाड़ों को तराश कर बहुत ही प्लानिंग से एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ था, ये 100% किसी इंसान का काम लग रहा था। ये स्ट्रक्चर किसी पिरामिड की तरह था। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस पर रिसर्च शुरू की तो इन्हें पता चला कि ये 5 से 6 हजार साल पुराना स्ट्रक्चर है, और तब तो इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि वो इतने बड़े पत्थर काट सकें। और फिर एक बड़ा सवाल ये था कि ये स्ट्रक्चर इधर पानी के इतना नीचे कैसे पहुंचा। इन सवालों का किसी के पास जवाब नहीं था, और ये स्ट्रक्चर था भी इसी ड्रैगन ट्रायंगल के अंदर जिसके बारे में इतनी कहानियां मशहूर हैं। तो लैरी ने शिप्स के गायब होने की जो लॉजिक्स दी हैं वो तो हम मान सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर के बारे में लगता है कि किसी के पास कोई सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 1945 में जब वो हवाई जहाज यहाँ गायब हुआ था तो पायलट ने ये क्यों कहा था कि आसमान खुल रहा है या उसका कलर चेंज हो रहा है, इसका भी अभी तक साइंटिस्ट कोई खास जवाब नहीं दे सके। हो सकता है कि ये सब सिर्फ फर्जी कहानियों के अलावा कुछ ना हो, और सच शायद इतना ही सादा हो जैसे लैरी ने अपनी बुक में लिखा है। और शायद ये भी हो सकता है कि वाकई यहाँ पर कुछ हो जिसे जापानीज गवर्नमेंट कवर अप करना चाहती हो, लेकिन ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन डेविल सी के एरिया को एज अ डेंजर जोन रिकॉग्नाइज नहीं करती। और जब हमने एआई से भी पूछा तो उसने भी ये कहा कि ये सिर्फ एक मिथ है, और यहाँ जो एक्सीडेंट्स होते भी हैं उनकी एक बड़ी वजह यहाँ का एक्सट्रीम वेदर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस है। असल में ये एरिया हमारी जमीन के 12 वाइल्ड वोर्टेक्स में से एक है। वाइल्ड वोर्टेक्स हमारी जमीन के ऐसे पैरानॉर्मल रीजन हैं जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। बर्म्यूदा ट्रायंगल भी 12 वाइल्ड वोर्टेक्स में से एक है। सितंबर 2024 में एक बुक भी पब्लिश हुई थी जिसका नाम है वाइल्ड वोर्टिसेस अनरेवलिंग द प्लैनेट्स डेंजरस एनर्जी जोन्स। इस बुक में बहुत डिटेल से हमारी जमीन के इन 12 जगहों को डिस्कस किया गया है जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से एबनॉर्मल वाकयात होते हैं, चाहे वो नाज़का लाइंस हो, अलास्का ट्रायंगल हो, गिजा प्लेटो हो या फिर ड्रैगन ट्रायंगल। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस बुक पर एक समरी वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी फीडबैक को देखकर ही हम ये वीडियो बनाने का सोचेंगे। आई नो ये वीडियो हमारी यूजुअल जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक से जरा हटके है, बट आने वाले महीनों में हम एक ऐसी वीडियो जरूर बनाया करेंगे ताकि कुछ एस्टैब्लिश्ड मिथ्स को डिबंक कर सकें और हमारी दुनिया के कुछ हिडन फैक्ट्स को सबके सामने ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।